नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 8 प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र की परीक्षा हेतु विशेष दिशा निर्देश विभाग ने जारी कर दिए हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन से लेकर परीक्षा तक की संपूर्ण जानकारी विभाग ने दी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। किस किस स्तर पर क्या क्या दायित्व निर्धारित किए गए हैं, इस पर भी आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। 22 दिसंबर 2022 को कार्यालय निदेशक प्रारंभिक एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के एक पत्र ने ये सारे दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अंदर हमारे को पूरा विवरण दिया गया है और कहा गया है कि ये परीक्षा जो 2023 में आयोजित होगी, सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से संचालन के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन्हीं दिशा निर्देशों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सत्र 2015-16 से कक्षा 8 की परीक्षा हेतु वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा के तर्ज पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था और उसी के क्रम में ये परीक्षाएं तब से आयोजित की जा रही हैं। अभी जो ये परीक्षा होने वाली है या 2023 में जो परीक्षा आयोजित होगी, उसके बारे में एक विशेष तथ्य है जिस पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। यहाँ पर कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 हेतु नोडल एजेंसी नियुक्त करते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को पाबंद किया गया है कि इस परीक्षा के आयोजन पर होने वाले व्यय का वहन राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट से प्राप्त आय से किया जाएगा। यानी यहाँ पर जो भी इस परीक्षा पर खर्चा होगा वो रीट से जो इनकम हुई है डिपार्टमेंट को, उसी से की जाएगी। वर्ष 2023 के लिए आयोज्य परीक्षा हेतु शिक्षा विभाग के विभिन्न संगठनों कार्यालयों को अलग अलग दायित्व और जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले डायरेक्टरेट लेवल पर प्रारंभिक शिक्षा का जो डायरेक्टरेट लेवल है, उस पर क्या क्या तैयारियां होनी है। परीक्षा आयोजन हेतु पर्यवेक्षण, निरीक्षण, नियंत्रण एवं प्रबोधन के क्षेत्र का नेतृत्व करना उनकी जिम्मेदारी है। कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर में प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए गठित प्रकोष्ठ हेतु भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। परीक्षा के सफल आयोजन हेतु आवश्यक आदेश, निर्देश एवं परिपत्र समय समय पर जारी करना भी डायरेक्टरेट की जिम्मेदारी रहेगी। आवश्यकता अनुसार पारंपरिक मदों हेतु कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर समस्त डाइट से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार बजटों का प्रावधान और राशि आवंटन करने की जिम्मेदारी भी बीकानेर डायरेक्टरेट की रहेगी। परीक्षा को लेकर अतिरिक्त बजटरी मांग प्रस्तावों के लिए अपेक्षित प्रावधानों में आने वाली संभावित विसंगतियों को दूर करके तालमेल बैठाना और लेखा अधिकारियों को आवश्यकता अनुसार नोडल एजेंसी का सहयोग करने के लिए निर्देशित करना भी डायरेक्टरेट का ही जिम्मेदारी है। इसी के साथ में RSCERT उदयपुर के भी कुछ एक दायित्व निर्धारित किए गए हैं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा 2023 हेतु सभी विषयों का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड करना है। परीक्षा हेतु माह जनवरी 2023 के प्रथम सप्ताह में सभी विषय के दक्षता आधारित मॉडल पेपर द्विभाषी हिंदी व अंग्रेजी भाषीय विषयों के अतिरिक्त तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किए जाने, यानी हिंदी और इंग्लिश के सेपरेट लैंग्वेज में रहेंगे। बाकी सबके जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। और सोशल मीडिया पर भी इनको डालना है, जिससे बच्चों को पता चल सके कि पेपर किस प्रकार के आएंगे। परीक्षा हेतु दक्षता आधारित प्रश्न पत्र में उत्तर पुस्तिका निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न पत्र निर्माणकर्ताओं एवं विषय विशेषज्ञों के पैनल तैयार करना तथा समस्त प्रकार के अकादमी कार्यों में नोडल एजेंसी का सहयोग करना। मूक बधिर विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के प्रपत्र 33 के अनुसार पृथक से समस्त विषयों का द्विभाषीय अंग्रेजी में भाषीय विषयों के अतिरिक्त 3 भिन्न भिन्न दक्षता आधारित प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका तैयार करने की जिम्मेदारी इनको दी गई है। परीक्षा 2023 हेतु सभी विषय के 3 भिन्न भिन्न दक्षता आधारित प्रश्न पत्र में उत्तर पुस्तिका के ये तैयार करके इनका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा और जनवरी के अंदर इनको सोशल मीडिया और साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आवश्यकता अनुसार वर्तमान सत्र में चल रही कक्षा 8 के पाठ्यक्रम के सेट हिंदी व अंग्रेजी माध्यम नोडल एजेंसी अथवा उनके द्वारा निर्देशित कार्यालय संस्था संगठन को उपलब्ध करवाना इनकी जिम्मेदारी है। बैठक कार्यशालाओं का आयोजन करना है। नोडल एजेंसी की मांग पर परीक्षा संबंधी चाहे गए समस्त अकादमिक कार्यों में सहयोग करना है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के क्या दायित्व रहेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE पैटर्न के विद्यालयों को छोड़कर डाइट डेटा के आधार पर राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय
संस्थाओं हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में कक्षा 8 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की समस्त सूचना को शाला दर्पण पोर्टल पीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पूर्व 100% संशोधन करवाना एवं प्रतिदिन लाइव अपडेट करना 30 नवंबर 2022 तक के लिए है। ये 30 नवंबर 2022 बेसलाइन मानी गई है। कक्षा 8 में सीसीई संचालित विद्यालयों में SC3 के स्थान पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा की आयोजित की जाएगी। तदनुसार इसी के अनुसार संबंधित को निर्देश भी जारी करना कि अभी सीसीई की जगह कक्षा 8 के अंदर क्या होगा, ये कक्षा 8 में बोर्ड की एग्जाम होगी। SA1 SA2 के अंकों को समेकित करने का तैयार फॉर्मूला कक्षा 8 में सीसीई संचालित सभी विद्यालय एवं प्रशिक्षणों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना, ये भी जयपुर जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है उनकी जिम्मेदारी रहेगी। यहाँ पर NIC शिक्षा संकुलन जयपुर को भी कुछ एक दायित्व दिए गए, जिसमें परीक्षा की नोडल एजेंसी को तकनीकी सपोर्ट उपलब्ध करवाना है। परीक्षार्थियों को शाला दर्पण और PSP पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र विद्यालयवार भरवाना, ऑनलाइन आवेदन पत्रों को संशोधित करना, निरस्त करना, ये सारी चीज़ें NIC की जिम्मेदारी है। ऑनलाइन आवेदनों की समेकित सूची तैयार करते हुए तकनीकी व्यवस्था उपलब्ध कराना। परीक्षा केंद्र की मैपिंग का मॉड्यूल CBO लॉगिन पर प्रारंभ करना। संग्रहण केंद्रों की मैपिंग का मॉड्यूल CBO लॉगिन पर प्रारंभ करना। परीक्षा केंद्र आवंटित करना एवं तदनुसार रोल नंबर लिस्ट परीक्षा केंद्र विद्यालय पर जारी करना। प्रवेश पत्र विद्यालय लॉगिन से जारी करना। आंतरिक मूल्यांकन प्रविष्टि यानी सत्रांक की सुविधा विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध करवाना। परीक्षा संबंधी समस्त प्रपत्र परीक्षा केंद्र के लॉगिन पर उपलब्ध करवाना। परीक्षकों की मैपिंग का मॉड्यूल CBO लॉगिन पर प्रारंभ करवाना। संग्रहण मूल्यांकन केंद्र लॉगिन पर बाह्य अंक प्रविष्टि की सुविधा प्रदान करना। विभागीय नियमानुसार परीक्षा परिणाम जारी करना तथा इंटरनेट अंक तालिका जारी करना। TR टेब्यूलेशन रजिस्टर विद्यालय वार उपलब्ध करवाना। डाइट लॉगिन पर प्रमाण पत्र सह ग्रेड तालिका प्रदर्शित करना। निदेशालय एवं पंजीयक स्तर से समय समय पर जारी निर्देशों की पालना करना। अभी बात करते हैं कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर को क्या दायित्व दिए गए। यहाँ समस्त 6 विषयों के प्रश्न पत्र बुकलेट, पूरक परीक्षा प्रश्न पत्र बुकलेट एवं आरक्षित प्रश्न पत्र बुकलेट राज्य स्तर पर मुद्रित करवाना, समस्त डाइट्स को वितरित करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। विश्वसनीयता और गोपनीयता का ध्यान रखना है। तकनीकी और ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त करना, केंद्र को अलॉट करना, ये सारी जिम्मेदारियां उनकी रहेगी। यानी एक एग्जाम को कंट्रोल करना उन्हीं की जिम्मेदारी। संबंधित आदेश निर्देश विभाग की अधिकृत वेबसाइट एजुकेशन राजस्थान गवर्नमेंट इन पर शाला दर्पण पोर्टलों पर अपलोड करना, ये भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। परीक्षा संचालन हेतु पंचांग का निर्माण करना। परीक्षा आयोजन के लिए पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर द्वारा बतौर नोडल एजेंसी आवश्यक समिति का निर्माण करना। परीक्षा के दौरान 2 राज्य स्तरीय उड़न दस्तों का गठन किया जाएगा। शिक्षा विभाग के संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अपने संभाग के समस्त जिलों में परीक्षा व्यवस्थाओं पर नज़र रखेंगे। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले पर नज़र रखेंगे और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा जिला नोडल अधिकारी से तालमेल स्थापित कर परीक्षा व्यवस्थाओं के समुचित सहयोग में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। डाइट प्रधानाचार्य डाइट की मांग पर वीक्षण और परिवीक्षण एवं मूल्यांकन संबंधी समस्त महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक आदेश जारी किया जाएगा। यहाँ पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के भी दायित्व हैं। यहाँ पर प्रधानाचार्य डाइट बतौर जिला नोडल अधिकारी परीक्षा के आयोजन संचालन का दायित्व संभालेंगे। राज्य नोडल एजेंसी के साथ उनका तालमेल होना चाहिए। प्रश्न पत्र में उत्तर पुस्तिका के सीलबंद लिफाफे एवं अन्य आवश्यक परीक्षा संबंधी सामग्री का संग्रहण करना है। परीक्षा के दौरान 4 उड़न दस्तों का गठन करना है। परीक्षा उपरांत मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन परीक्षकों मूल्यांकनकर्ताओं का निर्धारण, मैपिंग और मॉनिटरिंग करना है। जिला स्तरीय परीक्षा संचालित समिति की बैठक का आयोजित करना है। जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की बैठक में नियमित किए गए संग्रहण एवं मूल्यांकन केंद्रों का अनुमोदन करना है। तैयार पैनल के अनुसार परीक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी करने हैं। परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य निर्विघ्न संपन्न करने एवं समुचित प्रबोधन हेतु डाइट स्तर पर
जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना है। परीक्षा परिणाम घोषणा उपरांत प्रमाण पत्र सीबीओ और पीओ के माध्यम से विद्यालयों को वितरित करने हैं। परीक्षा परिणाम जारी होने के दिनांक से 1 माह की अवधि में पुनर्गणना से संबंधित संपूर्ण कार्य संपादित करना। जारी प्रमाण पत्र के खो जाने या नष्ट हो जाने अथवा त्रुटिपूर्ण स्थिति में परीक्षार्थी के लिखित आग्रह पर उन्हें दोबारा प्रमाण पत्र जारी करना है। समय समय पर नोडल एजेंसी द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन मिले उन्हें फॉलो करना है। यहाँ पर सीबीओ साहब के लिए भी कुछ एक जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, जिसमें सबसे पहली जिम्मेदारी है ब्लॉक नोडल अधिकारी रहेंगे। परीक्षा के राज्य स्तरीय अधिकारियों से उनका तालमेल होना चाहिए। ब्लॉक स्तरीय संचालन समिति का वो गठन करेंगे, बैठक का आयोजित करेंगे, मूल्यांकन और संग्रहण केंद्रों का वो मैपिंग करेंगे। उसके अलावा संग्रहण एवं मूल्यांकन केंद्रों पर, परीक्षा केंद्रों पर मांग के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध करवाना उनकी जिम्मेदारी है। प्राप्त प्रश्न पत्र, मय उत्तर पुस्तिकाओं एवं अन्य परीक्षा संबंधी सामग्री को संग्रहण एवं मूल्यांकन केंद्र तक पहुंचाना, वितरित करना और उनकी कमी और अधिकता के बारे में जानकारी रखना। जो नज़दीक पुलिस स्टेशन है वहाँ पर इनको सुरक्षित रखना, यह उनकी जिम्मेदारी है। मूल्यांकन कार्य के दौरान निर्देशानुसार सैंपल चेकिंग कार्य संपादित करवाना भी उनकी जिम्मेदारी है। पीईओ यूसी जो कि अपने परिक्षेत्र में समस्त परीक्षा केंद्रों का पर्यवेक्षण प्रभारी होगा के माध्यम से समस्त परीक्षा केंद्र पर सतत पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करना है। परीक्षा केंद्र के समस्त सूचनाओं के आदान प्रदान की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। ब्लॉक स्तर के ऊपर वो होलसेल इंचार्ज हैं, इसलिए ब्लॉक स्तर पर उनको ही पूरी जिम्मेदारी है। अभी हम बात करते लेते हैं ग्रेडिंग की। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 संशोधित 15 सितंबर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधान के तहत वर्तमान में कक्षा 8 की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड ई विद्यार्थी को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। यानी जिसके 32 नंबर से कम आते हैं उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ए ग्रेड 86 नंबर से 100 नंबर तक, बी ग्रेड 71 से 85 नंबर तक, सी ग्रेड 51 से 70 नंबर तक और डी ग्रेड 33 से 50 नंबर तक और ई ग्रेड 0 से 32 यानी 33 पासिंग मार्क 33 नंबर रखे गए हैं। अगर 33 नंबर बच्चा लाता है तभी उसको अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। इस बार ये प्रावधान है, ये अमेंडमेंट 2020 के अंदर किया गया है। बच्चा फेल नहीं है, उसको ई ग्रेड है लेकिन ई ग्रेड को फेल मानते हुए पीछे ही रखा जाएगा। यहाँ पर 20 अंक शतरंग के लिए एवं 80 अंक के लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित है, जिसके दक्षता आधारित प्रश्न 30 अंक के रहेंगे। यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है। अभी बात करते हैं शतरंग निर्धारण। सीसीई संचालित विद्यालयों में शतरंग का निर्धारण किस प्रकार से होगा। सीसीई संचालित विद्यालयों में शतरंग के 20 अंकों में 5 अंक उपस्थिति के तथा 15 अंक ऐसे1 ऐसे2 अन्य शैक्षणिक व्यक्तित्व गुण अभिव्यक्ति आधारित गतिविधि आदि के लिए निम्नांकित प्रश्न प्रपत्र 2 के ए के अनुसार निर्धारित होंगे। उपस्थिति के अंकों का निर्धारण इस प्रकार से किया गया है। अगर 75% तक प्रेजेंटी है तो 3%, 85% बच्चा प्रेजेंट है तो 4 अंक है और 186 से 100 है तो 5 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर जो ऐसे1 और ऐसे2 के अंदर जो निर्धारण है वो इस प्रकार से है, ये प्रपत्र के अंदर दिया गया है, जिसके अंदर आप ऐसे1 और ऐसे2 के अंदर कुल 10 अंक मानते हुए चलेंगे। इसके अंदर पोर्टफोलियो के 10 अंक हैं, चेक लिस्ट आंकन के 10 हैं, अवलोकन के 20 हैं, नियमितता एवं समयबद्धता के 10 हैं, वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार के 10 हैं। इसी प्रकार से अन्य अंक भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ये महत्वपूर्ण यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं। ये जो शतरंग निर्धारण के लिए मैं बता ही चुका हूँ आपको, यहाँ पर शतरंग निर्धारण के लिए आपको 20 अंक देने हैं टोटल 80 में से। अब वो किस प्रकार से देने हैं, यहाँ पर RKSMB का फर्स्ट और तीनों सब्जेक्ट के वो 30 अंक हो गए। फिर RKSMB के 2 अर्धवार्षिक के यहाँ पर 30 + 40 ये 70 हो गए, तो ये टोटल 70 और 30 100 हो गए। योग का 80% 80 अंक मान लेते हैं। प्रथम परक 10, द्वितीय परक 10 और सर्व योग यहाँ पर भी 100 हो गया। कक्षीय प्रक्रिया के शतरंक 15 हैं, उपस्थिति के 5 हैं और कुल 20 शतरंक है हमारे यहाँ पर। हिंदी अंग्रेजी और गणित विषय के अतिरिक्त विषयों का शतरंक निर्धारण प्रपत्र 2 के अनुसार होगा। यहाँ पर उसमें तो एकदम क्लियर है कि फर्स्ट सेकंड टेस्ट हुआ है, उसके बाद में 9 बैक डेज की एक्टिविटीज़ हैं, 30 नंबर ये हो गए, 70 नंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के हो गए, तो टोटल 100। ऊपर जो ये हैं ये दे रखे हैं हिंदी अंग्रेजी और मैथ, जिसके अंदर RKSMB की एग्ज़ाम्स होती हैं, उनके लिए ये शतरंक का निर्धारण है। अभी हम आगे चलते हैं, सामान्य दिशा निर्देश जो हमारे को दे रखे हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं।
यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पैटर्न के विद्यालयों को छोड़कर समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय हिंदी व अंग्रेजी में अध्ययनरत कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों के 8th की बोर्ड की एग्जाम होगी। नेत्रहीन बच्चों के लिए या CWSN बच्चों के लिए प्रपत्र 33 के अनुसार लाभ दिया जाएगा। राज्य में संचालित मान्यता प्राप्त हिंदू उर्दू एवं सिंधी माध्यम के विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा में भाग लेना अनिवार्य होगा। किसी को भी यहाँ पर छूट नहीं दी गई है। उपस्थिति की गणना कब की जाएगी? कक्षा 8 में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रवेश लेने की तिथि से प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा की तैयारी अवकाश के पूर्व दिवस तक 75% उपस्थिति होना आवश्यक है। यानी एडमिशन की डेट से लेकर और तैयारी अवकाश वाले दिन तक को इसको काउंट करना है। इस परीक्षा के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। मूल 6 विषय का दक्षता आधारित परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ पर जो बोनस अंक हैं, चूँकि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2019 के तहत वर्तमान में कक्षा की परीक्षा में वर्तमान सत्र में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। न्यूनतम मार्क्स से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान किया जाता है। एक विषय में अधिकतम अंक की 5% तथा 2 विषय होने पर अधिकतम अंकों के 2% तक अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। यानी अगर एक विषय में फैला हो रहा है तो आप 5% टोटल मार्क्स के 5% आप ग्रेस दे सकते हैं। अगर 2 विषय में ग्रेस देना है तो टोटल अंक के 2% ग्रेस दे सकते हैं। 2 विषय से अधिक ग्रेस नहीं मिलेगा। पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है। केवल डाइट स्तर पर पुनर्गणना की जा सकती है। इसके लिए 100 रुपये प्रति विषय के दर से यहाँ पर फीस देनी होगी। आवेदन की अंतिम तिथि परीक्षा परिणाम घोषित होने से 9 दिवस के भीतर है रिवेल्युएशन के लिए। डाइट द्वारा संग्रहण एवं मूल्यांकन केंद्रों के माध्यम से पुनर्गणना कार्य संपादित हेतु समावधि अंतिम तिथि से 10 दिवस के भीतर करवा दिया जाएगा। पुनर्गणना पश्चात ग्रेड परिवर्तन की स्थिति में संशोधित ग्रेड युक्त प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा और उसके लिए 7 दिन के भीतर वो कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी के अंदर जो मुख्य पर्यवेक्षक हैं वो संयुक्त निदेशक महोदय हैं और जिला पर्यवेक्षक यहाँ पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं। उसी के अनुसार अध्यक्ष डाइट के जो प्रिंसिपल हैं वो हैं। सदस्य बाकी जो DO साहब हैं, सहायक लेखा अधिकारी हैं, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा प्रमाण पत्र परीक्षा प्रभारी अधिकारी संबंधित, ये सारे इसमें सदस्य हैं। अभी आगे चलते हैं। ब्लॉक स्तरीय कमेटी उसी प्रकार से है और फिर हम चलते हैं परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रूप से निर्धारित संग्रह केंद्र पर जमा करवाना आवश्यक है। यहाँ पर डाइट जो प्रिंसिपल साहब हैं, मतलब जो मुख्य जिला शिक्षा के अधिकारी हैं, क्षेत्रवार उनका वर्गीकरण भी कर देंगे। और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2023 परीक्षा उत्तर पुस्तिका जांच कार्य करने वाले पर्यवेक्षक को 5 रुपये कॉपी देय होगा, जिसका बजट आवंटित प्रारंभिक शिक्षा के राज्य मद के उपमद 42 द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर हर एक संग्रहण और मूल्यांकन केंद्र को 200 रुपये स्टेशनरी के लिए दिए जाएंगे। संबंधित समस्त कार्य राज्य सरकार के अनुमोदन एवं निदेशालय के समय समय पर आए कैलेंडर के अनुसार किए जाएंगे। पर प्रश्न पत्र पूर्णांक 80 अंक का तथा समय 2.5 घंटे का होगा। 1 मार्च 2023 को आवेदक की अधिकतम आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए 8th के लिए। ये भी यहाँ पर कंडीशन रखी गई है, बच्चा 16 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अभी आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इससे हमारी जो परीक्षा करवाने की प्रक्रिया है वो भी सुगम होगी।